हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ग्रुप में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग करते हैं जो 12 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ था वर्ग 3 का। तो उसके जितने भी गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे तो सभी प्रश्नों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे और ये देखेंगे किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आगे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जो मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आया था आपका बहुत ही अजीब क्वेश्चन पूछा था कि 100वीं अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको ऐसी चीज़ों को सीधे याद करना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, सीधे आपको याद करना होगा कि 50वीं अभाज्य संख्या, 100वीं अभाज्य संख्या, तो ये सारी चीज़ें आपको रटना होगा। ठीक है, तो 100वीं अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से एक से कटे और खुद से कटे, मतलब एक से कटे और खुद उसी संख्या से कटे, वही अभाज्य संख्या होती है और किसी से भी ना कटे। तो 541 जो है वो आपकी 100वीं अभाज्य संख्या, दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुछ आपको अब याद रखना है, कुछ संख्याएं आपको याद रखना है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में पूछेंगे। तो आपसे पूछे 50वीं अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 229 होगी। कौन सी होगी? 229 होगी। 100वीं अभाज्य संख्या तो आपको मालूम हो चुकी है। 150वीं अभाज्य संख्या पूछे तो कितना होगी? 863 होगा, शायद देख लीजिएगा आप लोग इसको गूगल करके, है ना। तो 863 होगी। उसके बाद 75वीं अभाज्य संख्या आपकी जो होगी 379 होगी, 379 होगी। और सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा 1000वीं अभाज्य संख्या जो है वो क्या होगी? वो होती है 9919। ठीक है, ये हुई 50वीं अभाज्य संख्या, ये हुई 75वीं अभाज्य संख्या, ये वाली हुई 150वीं 150वीं अभाज्य संख्या और ये वाली हुई 1000वीं अभाज्य संख्या। तो इसको रट लीजिए, आने वाले समय में आपको ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। सेम यही प्रश्न आया था। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न बताए बच्चों ने, लेकिन उनमें एग्जैक्ट डाटा उनको याद नहीं रहता तो मैं उसी तरह के प्रश्न भी आपको लाया हूँ। थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट और सूत्र वही लगेंगे। अगला टाइप का प्रश्न था कि किसी संख्या को 10% बढ़ा देते हैं तो उसका मान होगा, उसकी मान नहीं, टाइपिंग एरर है, उसका मान कितना हो जाता है? उसका मान हो जाता है 143। लेकिन उसमें जो डाटा दिया था तो शायद दिया था आपका 7920 हो जाता है। ठीक है, शायद ये दिया था, तो मैं टाइप करके लाया हूँ। तो 1920 हो जाता है। तो वह संख्या कौन सी है? तो कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो उसको जब 10% बढ़ा देंगे तो 100 में से 10 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। ठीक, 110% किसके बराबर है? 7920 के बराबर है, 7920 के बराबर है। तो 100% कितना होगा? पहले 1% का मान निकाल लेंगे, 1% निकालेंगे तो ये वाला 110 गुणे में है ना, तो इधर नीचे चला जाएगा तो 1% का मान आ जाएगा। तो 1% का मान निकालने के लिए 110 को नीचे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा? ये कटेगा आपका, देखिएगा 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए 1% का मान 72 आ गया। तो 100% का मान कैसे आएगा? एक में 100 का गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा और इधर भी 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि जब जिस चीज़ का गुणा करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं। तो ये हो जाएगा 7200। तो 100% का मान आपका हो जाएगा 7200। मतलब वह संख्या कौन सी है? 7200। तो ये क्वेश्चन मैं खुद से बना के लाया था, लेकिन जो डाटा दिया था आपके उसमें ये दिया था 7920। तो इसका उत्तर होगा 7200। अब ये जो प्रश्न मैं लिख के लाया हूँ इसका उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऐसे आया था, देखिए, घन से संबंधित 3D। ठीक है, तो एक घन का आयतन दिया है 729 घन सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र होता है 4a²। उसकी दो फलकें ऊपर और नीचे की कट जाती है ना, तो इतना अंतर हो जाता है। तो क्या बोल रहा है? एक घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। हिंदी में बताता हूँ, भुजा का क्यूब होता है। कितना है? 729 है। ठीक, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा? इधर क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट लग जाता है, तो 729 किसका क्यूब रूट होता है? ये 9 का होता है। और इसका भुजा का मान कितना आ गया? 9 का जब 3 बार आप लोग क्यूब करेंगे तो 729 आता है। ठीक, अब भुजा का मान आपका आ गया 9, तो हम लोग निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा है 9 तो 9 का स्क्वायर, 6 गुणे 9 9 81 हो जाएगा। तो 81 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 और 8 6 48, 400
486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया था। तो सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न था। अब डाटा चेंज हो सकता है, मतलब यहाँ 729 ना देकर कुछ और दे दिया हो, तो ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ फ्री वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक उपलब्ध करवाई जाती है। एक प्रश्न ऐसे पूछा था कि दो घन है, ठीक है, पढ़िएगा, कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है, मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनिएगा। दो घनों का आयतन का अनुपात कितना दिया है? 27:125। सेम क्वेश्चन था ये, इसका डाटा ऐसे ही आया था। तो घनों का अनुपात कितना दिया? घनों का आयतन होता है भुजा का, मैं भुजा को ए मान लेता हूँ, ठीक है, ए का क्यूब, यहाँ एक नहीं है, यहाँ दो घन थे, ठीक, दो घनों का आयतन का अनुपात, मतलब एक को मान लेता हूँ ए क्यूब, दूसरे को क्या मान लेता हूँ? बी का क्यूब, ठीक है, दोनों की भुजा का क्यूब। अनुपात कितना दिया है? अनुपात दिया है 27:125, इसको बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का क्यूब हटाएंगे, इन दोनों का क्यूब हटाएंगे, तो इधर क्या लग जाएगा? इधर लग जाएगा क्यूब रूट, दोनों में लग जाएगा क्यूब रूट, ठीक। हम लोग क्यूब हटा देते हैं, ये क्यूब इसका हट गया, ये क्यूब इसका हट गया, ठीक। घन जिसे बोलते हैं, घन, ठीक है। तो ए का मान आ जाएगा आपका, ए बटे बी का मान आ जाएगा, इसका क्यूब, दोनों का क्यूब रूट होता है 27 का होता है, 27 का होता है 3, 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है, और 125 का क्यूब रूट होता है 5, क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 27 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, ठीक। ए का मान 3 आ गया, मतलब पहले घन की भुजा ए बराबर 3 हो गई, दूसरे घन की भुजा ए बराबर बी बराबर 5 हो गई, ठीक है। दोनों को हम माने थे, पहले घन की भुजा, ये दूसरे घन की भुजा। तो ऐसे आप लोग एग्जाम में भी यूज़ करेंगे तो कम समय लगेगा, क्योंकि बार बार भुजा लिखेंगे तो भुजा लिखने में थोड़ा सा 1 आध सेकंड ज़्यादा का टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे समय आप लोग बचा सकते हैं, ठीक है, मालूम हो गया ना। अब चलिए हम लोग इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी पिछले वाले प्रश्न में आपको बताया कि क्या होता है? 6a², 6 मतलब 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणे पहले का स्क्वायर अनुपात ए, अनुपात पूछा है ना, तो 6 गुणे दूसरे की भुजा का स्क्वायर, तो 6 से 6 कट जाएगा, केवल भुजा के दोनों का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर। अनुपात को चाहे बटे में लिख दे, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, ठीक है। अनुपात को बटे भाग के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बीच में 2 डॉट लगा के लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, अनुपात 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यही उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिस है इस तरह के प्रश्नों की, तो आप तुरंत कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखिए, अगर 27 और 25 है तो उनका भुजा होगा 3, 5, और उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 से 6 कट जाएगा, इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 9 और 25, सीधे आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप केवल 5 सेकंड में ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। सेम टू सेम एक क्वेश्चन ये भी आया था, इसका भी डाटा इसी तरह से पूछा गया था। क्या था? एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है गोलाकार, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए मैं आपको वृत्त बनाता हूँ। पहले ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है। अब इसके चारों ओर मैं एक रास्ता बना देता हूँ, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। अब मैंने 2 मीटर चौड़ा रास्ता कर देता हूँ इसके चारों ओर, तो ये हुआ आपका रास्ता। देखिएगा, रेड और येलो के बीच में जो आपको दिख रहा है वो 2 मीटर चौड़ा रास्ता होगा, ये वाला, ये क्या है? ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। बोला है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10.5 है, और 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 10 में 2 ये 2 है, तो 10.5 में 2 जुड़ जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 12.5। मतलब बड़े वाले वृत्त का कितना हो गया? 12.5। इसकी त्रिज्या कितना हो गई? 12.5। क्यों हो गई 12.5? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 10.5 है, लेकिन फिर यहाँ तक आने में 2 मीटर और उसमें जुड़ जाता है, तो 12.5 हो जाता है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 10.5, बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या 12.5, उनके बीच में जो गैप है उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोनों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। इतना चीज़ समझ में आ गई? अब मैं इरेज करता हूँ, ठीक। चलिए देखिएगा, बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 12.5। छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी है मैं आपको समझा चुका हूँ, 10.5 प्रश्न में दिया है, ठीक है। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल क्या? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर होती है त्रिज्या, पाई त्रिज्या का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकिएगा, लिखते हैं पाई, दोनों घटाते, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दोनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना तो आपसे बनता होगा, कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा?
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यह आपको एक सूत्र दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र दिख रहा है ना। तो इसका मान होता है ए प्लस बी। ए प्लस बी आप याद कर लीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी सूत्र जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। ए माइनस बी मैंने ये लिख दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे हम लोग, मान रख देंगे तो सीधे अपना उत्तर आ जाएगा। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, याद रख कर लीजिए, बहुत जगह काम आएगा 22/7। आर प्लस आर का मान होगा 12.5 प्लस 10.5, 12.5 और 10.5 को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को घटा देंगे, दोनों का अंतर कितना है 2 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब काटा पीटी हम लोग कर लेंगे तो आपका उत्तर आ रहा है, पूरा काटा पीटी करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 144.57, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही उत्तर आएगा। तो इसी तरह से आपको जो इस तरह के प्रश्न आएंगे तो इसी विधि से करेंगे तो अब बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं आप। एक ऐसा प्रश्न पूछा गया था एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित पूछा जाता है। दो संख्याएं हैं 18 और 32 है, उनका एलसीएम 72 है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो आपको मालूम होगा एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जब दो संख्याएं दी गई हों और उनका एचसीएफ और एलसीएम भी दिया गया हो तो उनका उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मैथ में इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके साइंस में, साइंस में थोड़ा टफ प्रश्न आ रहे हैं, गणित के प्रश्न इजी आ रहे हैं। देखिए इसका होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उसके एलसीएम गुणे एचसीएफ के, किसके एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो दोनों संख्याओं का मैंने गुणा कर दिया और वो किसके बराबर है, एलसीएम का मान दिया है 72 और एचसीएफ नहीं मालूम है तो ज्ञात करना है तो उसको केवल एचसीएफ लिख दीजिए, ठीक है। अब काटा पीटी करते हैं। 18 से ये कटेगा 4 बार में, 18 चौक 72, ठीक है। और ये कटेगा 4 से, ये कटेगा कितने बार में, 8 बार में। तो एचसीएफ का मान आपका आ जाएगा, एचसीएफ का मान आ जाएगा 8। तो यही आपका सही उत्तर होगा। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो वो भी पढ़िएगा। निम्न में से अभाज्य संख्याओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऐसा ही प्रश्न आया था लेकिन मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया क्लियर, तो मैं खुद से ऑप्शन बनाया हूँ, ठीक है। देखिए प्रश्न तो सेम टू सेम यही था लेकिन ऑप्शन मेरे कुछ अलग हो सकते हैं। देखिए पहला है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है क्या, आपको सत्य बताना है। 2 सम अभाज्य संख्या है। तीसरा देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। डी नंबर ऑप्शन देखिए, 1 सेकेंड, डी नंबर ऑप्शन देखिए 0 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो ये भी गलत है क्योंकि 0 अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 भी नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 भी नहीं है। आपका सही है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें केवल 2 ऐसी संख्या है जिसमें ये एक सम अभाज्य संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ आप मैसेज करिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको पीडीएफ भी चाहिए तो यहाँ आप लोग मैसेज कर सकते हैं 99 93 58 28 30। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक सेम प्रश्न ऐसा आया था कि -5 और 4 किस, यह जो बिंदु है यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिएगा आपको चतुर्थांश के बारे में मालूम होगा। ऐसे बनता है वाई अक्ष और ये होगा एक्स अक्ष। बड़ी लाइन एक्स अक्ष होती है एक्स डैश और खड़ी लाइन होती है वाई डैश और वाई, ठीक है। ये होती है, ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश, ठीक। देखिएगा अब बताता हूँ। फर्स्ट चतुर्थांश में आपके दोनों प्लस होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही धन प्लस होते हैं, ठीक। और दूसरे चतुर्थांश में एक्स का पहले लिखा जाता है और वाई का मान बाद में लिखा जाता है। एक्स माइनस होता है और वाई प्लस में होता है, क्योंकि ये वाई है ना तो ये प्लस में होता है लेकिन ये वाला एक्स क्या है, माइनस में होता है। अब तीसरे में क्या होता है, दोनों माइनस में होते हैं, एक्स वाई दोनों माइनस में होते हैं, क्योंकि जो आपकी ये लाइन है ये वाई एक्स की निगेटिव माइनस वाली लाइन होती है और ये एक्स की निगेटिव वाली लाइन होती है। दोनों के बीच में ये आ रहा है तो दोनों ऋणात्मक होते हैं। अगला देखिएगा अब नेक्स्ट
अगला क्या है, अगला चौथा चतुर्थांश है, तो फोर्थ वाले में x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। क्योंकि देखिएगा x प्लस में क्यों होता है, क्योंकि ये वाला x का मान जो होता है वो धनात्मक होता है और y के नीचे वाला मान ऋणात्मक होता है, तो x का मान धन होता है, y का मान ऋण होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए पूछा है ये -5 और 4 किस चतुर्थांश में आएंगे, तो -x और +y, ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। ठीक है, -x और y पूछ रहा है, तो -x और +y यहाँ आता है, -x और +y यहाँ आता है कहाँ, दूसरे चतुर्थांश में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो -x और +y कहाँ आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यह बिंदु कहाँ है, यह बिंदु आपके दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था कर्णी घात से संबंधित। 6 की घात 2 की घात कुछ दिया था और 4 की घात कुछ दिया था, दोनों के बीच में क्या संबंध है ये पूछा था। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला मुझे, लेकिन मैं प्रश्न बना के लाया हूँ। देखिए 2 की घात 6 है और 4 की घात 3 दिया है, तो इनके बीच में क्या संबंध है, ये दोनों बराबर हैं। इनके बीच में संबंध जो है ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, 2 की घात 6 होता है 64 और 4 की घात 3 भी कितना होता है, ये भी 64 होता है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, यही इनके बीच में संबंध है। समांतर चतुर्भुज से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए मैं आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पहले कुछ जानकारी दे देता हूँ इस वीडियो में, फिर आपको मैं ये प्रश्न करवाता हूँ। देखिए क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। जैसे आप लोग आयत देखे होंगे ना, आयत को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए तो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। समांतर चतुर्भुज की जो सभी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर होती है। ठीक, क्या बोला है कि इनके एक कोण इसका दिया है, मैं मान लेता हूँ एक कोण ये वाला 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का दिया है, और उसकी आसन्न भुजाओं का मान 9 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपसे यदि सूत्र आता होगा तो आप निकाल लेंगे, नहीं तो आप इसका सूत्र केवल जानते हैं बेस इंटू हाइट। इसका सूत्र क्या जानते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। ना इसमें ऊंचाई दिया है ना इसमें आधार दिया है, इसमें आपको एक कोण दे दिया है और एक 2 भुजाओं के मान दे दिया। चलिए मैं बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताता हूँ पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी। समांतर चतुर्भुज ये बना है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसकी मैं अब बता दिया हूँ, ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और बराबर होती है, ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और बराबर भी होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। ये मेरा नोट्स है, मैं आपको उसी के माध्यम से याद करवाने का और ट्रिक्स बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, पहला पॉइंट लिखे। दूसरा पॉइंट लिखे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण माने जिन कोणों का मुख एक दूसरे की तरफ है। जैसे ये वाला कोण इसकी तरफ मुख किया है तो ये बराबर है, ये वाला कोण इसकी तरफ मुख किया है तो ये भी बराबर है। ठीक है, विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 4 भागों में विभाजित करते हैं। विकर्ण जैसे अगर विकर्ण में ऐसे खींच दिया ना तो ये जो 4 भाग बनेंगे, 1 2 3 4, ये चारों भाग बराबर होते हैं। ठीक है, इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया ज्ञात करने का सूत्र जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये होता है 1/2 AB साइन थीटा। AB साइन थीटा होता है ना, और प्लस 1/2 AB साइन थीटा। मतलब अगर मैं टोटल आपको बोलना चाहूँ, होता है इसका सूत्र AB साइन थीटा। AB साइन थीटा मतलब 2 भुजाओं का मान और एक थीटा दिया हो तो इस सूत्र से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, जिस तरह का मैं आपको अभी प्रश्न दिखाया था। चलिए उसको हम लोग हल करते हैं। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ऐसे दिया है एक समांतर चतुर्भुज। उसका एक कोण है 60 डिग्री, एक भुजा दी है 9 सेंटीमीटर, एक भुजा दी है 14 सेंटीमीटर। ये आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, आसन्न भुजाएं जो आपस में जुड़ी हों उनको बोल देते हैं आसन्न भुजाएं। ठीक है, तो 9 और कितना दिया है, 14 दिया है, तो इसका सूत्र होता है AB साइन थीटा। AB हमने भुजा को मान लिया, एक भुजा आपका 9 दिया है, A मान लिया 9 सेंटीमीटर, गुणे दूसरी भुजा B मान लिया, उसको दिया है 14 सेंटीमीटर। साइन थीटा माने थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, साइन 60, तो 9 गुणे 14 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, गुणे साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। 2 से ये कट जाएगा 7 बार में। अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से चेक कर लीजिए अगर आपको गलत समझ में आया। ठीक है ना, कोई गलती से मिस्टेक हो जाती है तो 2 से कटेगा 14, 7 बार में मैंने 14 को काट दिया। ठीक है, कितना बचा, ये 7 आ गया, 9 7 63, 9 7 63 बचा है, और क्या बचा है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आपका
उत्तर हो गया, कितना हो गया 63√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। और समलंब चतुर्भुज से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। समलंब चतुर्भुज यह होता है, देखिए ऐसे होता है, इसकी दो भुजाएं आमने सामने जो होती हैं वो समांतर होती हैं। ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, लेकिन ये भुजा इसके समांतर नहीं होती। और इसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं, कुछ क्लियर नहीं होता है। जैसे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें भुजाएं बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। तो इसके बारे में क्या पूछा है, इसके बारे में पूछा है एक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 15 है। मतलब ये मैं डायग्राम बनाया, क्या बोला, ये समलंब चतुर्भुज है, इसकी जो समांतर भुजाएं हैं इनका योग कितना है, इसका योग और इस वाली भुजा का योग कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो तथा उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक। तो आइए आपको मैं सूत्र से करवाता हूँ। पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, ठीक। इसकी जो भुजाएं आमने सामने की होती हैं वो क्या होती हैं, वो समांतर होती हैं, ठीक। 1 सेकेंड रुकिएगा, पेन का कलर से समांतर होती हैं। अब अगर समांतर चतुर्भुज ऐसे बना है और उसके बीच में बीचों बीच कोई रेखा ऐसे खींची है, ठीक है, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए इसको जोड़ेंगे और इस भुजा को जोड़ेंगे और इस भुजा को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो इस भुजा का मान आ जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, यही सूत्र मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिए EF का मान निकाला। इसका PDF मैं आपको व्हाट्सअप नंबर में दे दूंगा, ठीक। एरिया होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। दोनों समांतर भुजाओं को मैंने माना है यहाँ A, इसको माना है B, तो 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई हो गया, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब चलिए वो प्रश्न करते हैं। क्या मैं सूत्र बताया आपको, मैं बताया हूँ 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग से मैं लिखता हूँ एक भुजा A मान लेता हूँ, दूसरी भुजा B मान लेता हूँ, गुणे कितना हो गया ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, ये क्षेत्रफल हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है आपको 180 1 सेकेंड, कितना दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग कर दिया, कितना दिया है 15 के बराबर दिया है, तो 15 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई नहीं मालूम है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, 15 से ये कट गया कितनी बार में 15 12 180 12 बार में कट गया। और ये नीचे है भाग में है ना, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो H का मान आपका आ जाएगा 12 गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर 24 सेंटीमीटर। 12 गुणे 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई, हाइट को H से लिखे थे, ऊंचाई आ गई 24 सेंटीमीटर। तो यही आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ऐसे ही ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेहतरीन वीडियो फ्री में प्राप्त करना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए गुरु दक्षिणा के रूप में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और भी सारे क्वेश्चनों के साथ। इसमें इतना ही। जय हिंद।